बात उठी वहीं पर भारत देश में कि ये वोटर लिस्ट में नई नई जो चुनाव में वोटर लिस्ट आ रही है, तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके पहले वाले जो है राजीव कुमार जी, उन्होंने क्यों नहीं इस पे कुछ भी एक्शंस लिए हैं? इसके तरफ से घिरी हुई है, चुनौती के घेरे में है। इलेक्शन हर बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहा है, आपने देखा होगा हरियाणा का जो चुनाव हो रहा है जिसके हमने पिटीशन फाइल किया है, उस पिटीशन में भी आपने देखा पूरा डेटा डिलीट कर दिया और डमी ईवीएम मशीन्स दी गई है, जबकि वो 45,000 रुपीज़ पर कैंडिडेट खुद भी पोलिंग वाइज वो खुद भी पैसा दे रहा है। तो जो अभी तक की चुनाव की गड़बड़ियाँ थी, उन गड़बड़ियों को फिर से दोबारा जो है तो फिर वो सामने न आने पाए, इसलिए अपने मनमर्जी के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट जल्दी किया गया है। साथ ही जो शेर व शायरी वाले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थे, शेर शायरी के साथ में उनकी विदाई भी हो गई। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। देश के अगले चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हो चुकी है, चयन हो चुका है, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को दरकिनार करते हुए सरकार ने जल्दबाजी में ये फैसला क्यों लिया है। तमाम जानकारी लेते हैं, कानूनी रूप से समझते हैं कि कानून इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहता है, क्योंकि पहले जब चयन समिति बनती थी तो CGI का दखल रहता था, लेकिन नए कानून के बाद सरकार ने इस प्रावधान में CGI को बाहर कर दिया। सवाल जवाब करते मेरे साथ नरेंद्र मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं, तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते रहे और लगातार हम भी ज्वलंत मुद्दों पर उनसे चर्चा, उनकी राय लेते रहे। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नरेंद्र मिश्रा जी, सबसे पहले यही समझना चाहूँगी, CGI और चुनाव आयुक्त, हर बार सवाल उठते रहे बीते कई साल जो देश के अंदर चुनाव हुए उसको लेकर भी, प्रक्रिया को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? CGI को जो साइडलाइन किया गया है और अब नए चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार को जो चुना गया है, क्या कुछ इस पर पहली आपकी प्रतिक्रिया है? पहले तो जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिक्रूटमेंट हुई है उनको बधाई देता हूँ कि देश में वो फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराएंगे, पर साथ में जो उनका अपॉइंटमेंट हुआ है उसको भी चुनौती और वो कानूनी दायरे के अंदर की प्रक्रिया है। वो सुप्रीम कोर्ट और इसके साथ में आप सबको पता है, पूरे भारत देश के लोगों को पता है कि 1999 में यानी 1990 में पहले बार इलेक्शन कमीशन में पहले 3 लोगों का अपॉइंटमेंट होता था, फिर 2 लोगों का प्रोसेस हुआ, फिर 1991 में उसमें फिर से अपॉइंटमेंट आया, अर्थात 90 में आया, फिर 91 में आया, इसके पहले भी कई सारे हुए। तो उसके बाद से वन सिंगल प्रोसेस हो गया कि एक ही चुनाव आयुक्त की प्रक्रिया चल रही है भारत देश में। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि जब भारत देश में एक ही चुनाव आयुक्त है तो प्रश्न ये उठता है कि वो फ्री और फेयर इलेक्शन सबको इक्वल डेमोक्रेटिक कंट्री में सबको बराबर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराए, सबको बराबर सतह प्रोवाइड कराए कि जैसे सारे लोग पूरी तरीके से चुनाव को कंडक्ट कर सकें। अनियमितताएं नहीं होनी चाहिए। इसके साथ में इस प्रकार से भी नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति बहुत ऊपर लेवल का है, काफ़ी पैसे वाला है, तो कोई छोटा व्यक्ति है तो चुनाव लड़े। इसके लिए बहुत सारे उसमें लिमिट लगाई गई और इसके साथ में चुनाव की जो वोटर लिस्ट होती है उसमें सब लोगों को बराबर तरीके से मौका मिलना चाहिए। एडिशनल कुछ फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ में कुछ भी यदि गड़बड़ियाँ होती तो चुनावी दौरान पर इलेक्शन कमीशन आपकी जो मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट की गाइडलाइन है उसके अनुसार प्रशासनिक कार्यवाही वो करता है। पर इस समय पर भारत देश में जो इस वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं और इनके पहले के जो चुनाव आयुक्त थे उन लोगों ने कुछ भी ऐसे करते हुए नहीं दिखे। पूरे भारत देश में लोकसभा का चुनाव हो गया, इसके पास हरियाणा का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, अब सारे लोगों ने दिल्ली का भी चुनाव देख लिया, पर इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव की प्रक्रियाओं को लेकर के थी, जहाँ पर व्यापक लेवल से अनियमितताएं आई, जिसको हमने चीफ जस्टिस से भी रिक्वेस्ट किया, पिटीशन भी फाइल हुई। पर वही बात दरमियान में इसी बातों को लेकर के फिर से वही बात उठी वहीं पर भारत देश में कि ये वोटर लिस्ट में नई जो चुनाव में वोटर लिस्ट आ रही है, तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके पहले वाले जो है राजीव कुमार जी, उन्होंने क्यों नहीं इस पे कुछ भी एक्शंस लिए हैं। इसके साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो भारत देश में वर्तमान में है, जब सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है, जिसमें से 3 लोगों को लेकर के पहले से ये सारी चीज़ें सब पूरे देश के लोगों को पता है। 3 लोग, वो एक तो लीडर अपोजिशन, दूसरा करंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तीसरा इसके साथ में प्रधानमंत्री, इन तीनों लोगों को मिला करके यह प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करना। तो ऐसी क्या अफरा तफरी थी कि लोकसभा इलेक्शन के पहले ये सारा एक तरफा किया गया और सिर्फ भारत देश में एक ही चुनाव की प्रक्रिया में जो लोकसभा अपोजिशन लीडर है 2-1 से पूर्ण बहुमत के आधार पर, अर्थात करंट रूलिंग पार्टी उसमें लॉ मिनिस्टर को रखती है और साथ में PM होते हैं और इसी के साथ में उसमें लीडर अपोजिशन करके वो सारी प्रक्रिया को फिर से बिल ले आकर के उसको संचालित कराते हैं। पर यह प्रक्रिया कहीं न कहीं
से गैर संवैधानिक थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने दायरे में लिया और उसके साथ में उसमें इशू नोटिस किया। अब उसके दौरान में जब आपको सबको पता है कि मैटर 12 तारीख को लिस्ट था, पर वो लिस्ट रीच नहीं हुई, तो उसके दौरान पर फिर से दोबारा उसमें लिस्ट किया गया और उसमें 17 तारीख को फिर से मेंशनिंग की गई, सॉरी 16 को। तो ये सारी चीज़ों को जब सारी चीज़ें बोली गई, तो उसके बाद भी अब ये सुप्रीम कोर्ट इस तरह की सारी चीज़ों को, प्रोसेस को निगलेक्ट करते हुए, जो करंट में हमारे भारत देश की सरकार है, उस सरकार ने अपने मनमाना तरीके से कानपुर के जो ज्ञानेश कुमार थे, और मुझे लगता है केरला काडर के IAS ऑफिसर भी हैं, उनको उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन के रूप में अपॉइंटमेंट कर दिया। सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करी तो आपको इतना जल्दी क्या है? दूसरा सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन की जब इतनी अनियमितताएँ, इतनी गड़बड़ियाँ हैं, सारी तरफ से घिरी हुई है, चुनौती के घेरे में है इलेक्शन। हर बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहा है, आपने देखा होगा हरियाणा का जो चुनाव हो रहा है, जिसके हमने पिटीशन फाइल किया है, उस पिटीशन में भी आपने देखा पूरा डेटा डिलीट कर दिया और डमी EVM मशीन्स दी गई है, जबकि वो 45,000 रुपीज़ पर कैंडिडेट खुद भी पोलिंग वाइज वो खुद भी पैसा दे रहा है। तो इसके साथ में ये सारा यानी कानूनी प्रक्रिया, साथ में जो चुनाव में गड़बड़ियाँ हैं उसकी प्रक्रिया, साथ ही साथ में MCC मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट की जो प्रक्रिया है, इन सबको पूरी तरीके से कंप्लीट वायलेशन किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि फॉर्म 17C को लेकर के है, जिसमें 2 बड़ी पिटीशंस हैं। एक तो आप लोगों को पता है कि जिसमें लोकसभा को लेकर के पूरे भारत देश के चुनाव की प्रक्रिया जो हुई है, उसके फॉर्म 17C अपलोड करने को लेकर इसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसकी नोटिस कर दिया है। दूसरा, इन फ्यूचर ऐसी घटनाएं न घटें, उसको लेकर के हमारी पिटीशन है नेक्स्ट पिटीशन, जिसमें कई सारे MPs भी उसमें शामिल है, और उन MPs को मैंने पिटिशनर भी बनाया, उसमें आलोक शर्मा और प्रिया मिश्रा भी हैं, और इसके साथ में वो भी मैटर लग रहा है। इसके साथ ही साथ में इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया जो है वो 3 लोगों के उसमें होनी चाहिए, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो भारत देश में एक सोशल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। वो किसी पर्टिकुलर पार्टी इसके अंदर में रह करके वाइज न हो, इसको लेकर के ऑनरेबल ने पहले भी बोला था। और एक जजमेंट है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है उस जजमेंट का नाम, उस जजमेंट के अकॉर्डिंगली यह है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो कहीं जनता से जुड़ा हुआ है, और जनता के लोग ही उसका एक तरीके से इनडायरेक्टली तरीके से उसमें एक जुडिशरी का प्रोसेस का व्यक्ति, एक लीडर ऑफ अपोजिशन जो लार्जेस्ट पार्टी होगी पार्लियामेंट में, और इसके साथ में करंट रूलिंग पार्टी जो होगी, 2-1 का जिसके पास में मेजॉरिटी होगा, उस मेजॉरिटीज़ के बिहाफ पर वो किया है। उसमें उस जजमेंट का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें स्पष्ट तरीके से सारी गाइडलाइन जारी की गई है। तो ये तो कहीं ना कहीं पर मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन, साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स 140 से लेकर के सारे आगे तक के जो है उसका वायलेशन है। साथ में 250 जो इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट है 324 में सेक्शंस 2 जो दिया है, उस आर्टिकल्स 2 उसमें भी इनका कंप्लीट इन्होंने वायलेशन किया है, जिसको हम उसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं, और हम लोग उसमें लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। लेकिन सर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश था कि वो CGI उसमें शामिल रहने चाहिए थे, तो सरकार की जल्दबाजी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर जो ये फैसला सामने आया है और नई नियुक्ति को जो घोषित कर दिया गया है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या जल्दबाजी के पीछे आपको वजह नज़र आती है? जो अभी तक की चुनाव की गड़बड़ियाँ थी, उन गड़बड़ियों को फिर से दोबारा जो है तो फिर वो सामने न आने पाए, इसलिए अपने मनमर्जी के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट जल्दी किया गया है। साथ ही जो शेर व शायरी वाले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थे, शेर शायरी के साथ में उनकी विदाई भी हो गई, तो वो सोच रहे हैं कि शेर शायरी के साथ में वो सारी चीज़ें दबी रहे उनकी कानूनी प्रक्रिया में, तो कहीं पर वो भारत देश में दिखे नहीं, नज़र नहीं आए। अब वो अपने लिए चाहे जो भी बोलें, कुछ भी कह सकते हैं अपनी वैधानिकता को बनाए रखने के लिए, क्योंकि आर्टिकल्स में उनके संविधान में भारत देश में ये परमानेंट मेंबर अपॉइंटमेंट है इनका, और परमानेंट इनका एक पोस्ट होती है, उस पोस्ट को कोई हटा नहीं सकता है। संविधान में बहुत सारी चीज़ों का बदलाव किया जा सकता है, पर कुछ जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। इसमें केशवानंद भारती का बहुत बड़ा जजमेंट है। तो ये भी कहना चाहता हूँ कि इन सारी चीज़ों को कैसे दबाया जाए, उन सारी चीज़ों को कैसे रोका जाए, इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सब किया है। जी, राजीव कुमार जी विदाई ले चुके हैं, लेकिन उनका बयान सामने आया, वो कह रहे हैं कि सर चुनाव में जो वोट डालने की प्रक्रिया है उसके साथ साथ अब AI का इस्तेमाल होना चाहिए, और इसी के साथ वो ये कह रहे हैं कि NRI और प्रवासी जो श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, उनके वोट डालने के लिए रिमोट वोटिंग का प्रावधान भी लाना चाहिए।
देखिए, वो जो भी कह रहे हैं वो ठीक है, उनके अपने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, पर हम लोगों ने हमेशा बोला है कि जो की प्रक्रिया है, उस चुनाव की प्रक्रिया फ्री और फेयर होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हम लोग पूरा चुनाव की वोट करते हैं, उसके बाद हमें उसकी स्लिप मिलनी चाहिए और उसको हम उसमें बाजू में जो बैलेट बॉक्स रहे, उसका कन्फर्मेशन लेकर के आप कर नहीं रहे हो। आप एआई की बात कर ले है, आप आसमान की बात करते हो, पता नहीं क्या-क्या आप नई-नई चीज़ों को ले आ रहे हो। पर जो जनता एक बेसिक गरीब आदमी है, जो आदमी लिटरेट है, वो कैसे समझेगा एआई का हमें यूज़ कैसे करना है। हमें तो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ आप बता दीजिए कि उस प्रोसेस को हमें कैसे फ़ॉलो करना है और इसके साथ में जो चुनाव की गड़बड़ियाँ हो रही हैं, उस अनियमितताओं को हमें कंट्रोल करने के लिए आपको बैलेट बॉक्स की जो पर्ची है, उसको हम देखें और उसके साथ में उसको मैच करा लें। नरेंद्र मिश्रा जी, देखिए, राजीव कुमार की जगह नाम बदलकर अब ज्ञानेश कुमार हो चुका है, लेकिन सवाल ये है सर कि जिस तरीके से चुनावी प्रक्रिया और चुनावों के दौरान जिस तरीके की खबरें सामने आती हैं, पारदर्शिता, स्वतंत्रता और निष्पक्षता, क्या ये बरकरार रख पाएंगे सरकार? क्या ये देखने को मिलेगा या फिर पुराने वही आरोप और वही सवाल? सुप्रीम कोर्ट को अब डिसाइड करना है कि भारत देश की जनता सुप्रीम कोर्ट पर और साथ ही साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर कितना दृढ़ता के साथ में सुनिश्चित कर सकती है कि इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट फ्री और फेयर रहे। साथ में चुनाव की जो प्रक्रिया है उसकी कुछ गाइडलाइन बन रही है, तो वो भी सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट को अब ये सारी चीज़ों को डिसाइड करना है। मामला सुप्रीम कोर्ट पे भी आया सर, नियुक्ति के बाद भी क्या आगे सुनवाई होगी? क्या क्या पहलू देखी जाएंगे? आगे क्या लगता है कि क्या फैसला होगा? मुझे लगता है कि बीजेपी ने सोचा था कि हम इस मामले को अब खींच सकते हैं, पर वो अब दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें दो बार मेंशनिंग हो चुकी है और इसके साथ में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी इस चीज़ को काफ़ी कंसीडर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस प्रोसेस को जल्दी ही निपटा लिया जाएगा और ज्ञानेश कुमार की जो अपॉइंटमेंट है वो चुनौती के घेरे में है और सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना जजमेंट देगा। मुझे लगता है कि जो इनका अपॉइंटमेंट हुआ है वो नए सिरे से जो भारत देश का जो संवैधानिक तंत्र है, तीनों स्तंभों के साथ में, अर्थात सुप्रीम कोर्ट और इसके साथ में जो पार्लियामेंट के हमारे लीडर अपोजिशन और पीएम, इनके रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में तभी हम ये समझ पाएंगे कि फ्री और फेयर इलेक्शंस भारत देश में कंडक्ट हो रहा है। मुझे याद आ रहा है सर, जब ये पूरा नया चयन समिति बनाई गई थी, सीजीआई को बेदखल किया गया था समिति से, तब भी हमने आपसे चर्चा की थी और अब जब जल्दबाजी में नए आयुक्त को चयन कर लिया गया, उसको लेकर भी हम आपसे जुड़ रहे हैं। तब भी जल्दबाजी थी, अब भी जल्दबाजी है, इसके मायने क्या समझे जाएं? एक्चुअली बिहार में भी चुनाव है, अभी आपको पता है, इसके साथ में और भी राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इन सारी चीज़ों को देख करके और साथ में जो विभिन्न चुनाव राज्यों के हुए हैं, कहीं इनको लग रहा है कि इस व्यक्ति को हटा करके जो पेंडिंग काम है, एकाएक ऐसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बहुत सारी चीज़ों पर काफ़ी बड़े निर्णय ले रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए, इसको लेकर के वो पर्याप्त तरीके से ऐसा करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। सर, सीईसी को लेकर पहले से ही शंका है, लोगों के मन में सवाल है कि पारदर्शिता बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा होगा उपराष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि अब पुराने नियमों को बदलने की ज़रूरत है और नए नियम बनाने की ज़रूरत है। सीबीआई डायरेक्टर जो होते हैं उसकी नियुक्ति में सीजीआई का क्या काम, उनको हटाना चाहिए, मांग वो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उपराष्ट्रपति का जो पद है ना, उसकी भी एक एग्ज़ाम होना चाहिए और उसके भी अपॉइंटमेंट को लेकर के भी पार्लियामेंट के थ्रू भी होना चाहिए। और वैसे भी उनको यही नहीं पता है कि वो एक एडवोकेट हैं और उनको किस तरीके से बात करनी चाहिए। उनको इस तरीके से एक वकील आदमी होकर के ऐसी बातें कर रहे हैं, तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि राष्ट्रपति के पद में रह कर के कैसे देश के संवैधानिकता को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे होंगे। भारत देश में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्वलिटीज़ बिफोर द लॉ जो सारी चीज़ें हैं वो कैसे संभव है, उनको खुद भी समझना चाहिए और वो बहुत दिनों तक यहाँ प्रैक्टिस भी किए हैं। तो यदि मुझे लगता है कि ही इज़ जेन्युइन एंड समथिंग डूइंग देयर द मच बेटर देन फॉर द पीपल्स एंड प्रोवाइडिंग हियर द इक्वल्स अपॉर्चुनिटीज़ टू पर्टिकुलर पीपल्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द इंडियाज़। तो उनको करना चाहिए ऐसा, ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि आप चीफ जस्टिस का क्या इन्वॉल्वमेंट है। चीफ जस्टिस का इन्वॉल्वमेंट भारत देश के हर एक्ट पर है, हर लॉस पर है, हर संविधान को उसको इतना वाइड जुडिक्शन दिया गया है कि वो किसी भी चीज़ पर यदि भारत देश के इंफ्रिजमेंट राइट्स को वायलेट कर रहा है तो उनके पास पूरे राइट्स है। इलेक्शन कमीशन का प्रेजेंटेशन जो है पीपल्स को लेकर के है, इसलिए इलेक्शन का जब प्रोसेस ही इलेक्शन कमीशन के अंडर में है तो इंफ्रिजमेंट राइट कहीं ना कहीं पीपल्स का वहाँ पर तो कनेक्ट हो ही रहा है, इसलिए उसका वायलेशन हो रहा है। इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट में रहना ज़रूरी है, उस कमेटी में रहना ज़रूरी है। थैंक यू सर। मैं आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं एक के बाद एक जो बड़े फैसले केंद्र सरकार ले रही है, संवैधानिक पदों को बदलने की कोशिश सरकार कर रही है, उसके पीछे क्या मंशा समझी जाए कि हर संस्थान, हर एजेंसी पर सरकार अपना निजी कंट्रोल चाहती है कि किसी भी तरीके की सरकार के विरुद्ध जाकर कोई फैसला ना हो? ये तो पूरा भारत देश से पूछिए आप, पूरा भारत देश जानता है इस चीज़ को।
पर यह है कि कहते हैं सारी जनता यही कहती है कि वोट तो मैंने विपक्ष की पार्टी को दिया है और ज़्यादा वोट वहीं पर है। तो अनियमितताएँ इतनी ज़्यादा हैं कि अब जनता बोल नहीं पा रही है, डर रही है। अभी तो वकीलों को लेकर के बिल भी आ गया है, अब तो सारे वकील भी आएंगे अगेंस्ट में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। वो तो समय समय के साथ कभी किसी को पकड़ा जाएगा तो कभी किसी के ऊपर एलिगेशन लगाए जाएंगे तो कभी किसी संस्थान को कंट्रोल किया जाएगा। तो अब अगला नंबर जो आ रहा है वो वकीलों का नंबर आ रहा है। और क्या अब वकील सारे विरोध प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। वकीलों को लेकर के भारत देश की सबसे बड़ी जो चीज़ें हैं सारे तो वकीलों के पास ही है। तो हर चीज़ों का समाधान भी उनके पास है, हर चीज़ों को आगे कैसे करना है प्रोसेस को, कानूनी चीज़ों को वो भी करना है। कल तो पूरे दिल्ली प्रदेश में खुद भी ये चीज़ों का विरोध हुआ है। अब ये धीरे धीरे पूरे भारत देश में व्यापक लेवल से फैलेंगी चीज़ें। तो ये तो एक एक करके संस्थान को, एक एक करके हर चीज़ें इंस्टीट्यूशन को, एक एक करके जितने ऑर्गेनाइजेशन है सब पर कंट्रोल चाहते हैं और बीजेपी के लोगों को हर जगह बैठाना चाहते हैं। वो संभव नहीं है भारत देश में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए और कानूनी रूप से जानकारी देने के लिए कि आखिर सीईसी का चयन हो चुका है, नए नाम का खुलासा हो चुका है, लेकिन सवाल वहीं के वहीं बरकरार है कि आखिर सरकार की नियत, मंशा और क्या केंद्र सरकार सिर्फ इतना चाहती है कि संवैधानिक पदों को बदलकर एजेंसियां और संस्थानों पर कंट्रोल किया जा सके, जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। बहरहाल इस नियुक्ति को लेकर भी सियासी घमासान मचा हुआ है। आपकी क्या राय है, साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।